हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी आवर लाइफ। तो आज आप इस वीडियो में देखने वाले हैं बिहार दरोगा, जो कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का यानी कि रोशन आनंद सर और बिट्टू झा सर का जो बुक आया है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी से बिहार दरोगा के लिए प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट। तो उसी का आज आप प्रैक्टिस सेट नंबर देखने वाले हैं, जो कि आपका प्रैक्टिस सेट आज होने वाला है 8 नंबर। 7 तक आपका कंप्लीट हो चुका था। 7 तक इट मीन्स कि जो आपका 29/11/2020 को जो बिहार दरोगा का एग्ज़ाम हुआ था उससे रिलेटेड जो एक क्वेश्चन था उसे हम सॉल्व कर चुके हैं। उस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक होगा, जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका आ रहा है 8 प्रैक्टिस सेट, जो कि आपका 26/12/2021 को फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था, उससे रिलेटेड अभी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट की ओर। तो ये रहा आपका 26/12/2021 के फर्स्ट शिफ्ट का प्रश्न। तो चलिए इसे देखते हैं। डिस्कशन हम इसमें पूरा देंगे, और जिस प्रैक्टिस सेट में आपको डिस्कशन पूरा नहीं दिया जाता है वो प्रैक्टिस सेट में बहुत ज़्यादा डिस्कशन होता है। दैट मीन्स कि अगर उसका वीडियो आप बनाएंगे तो 3 से 4 घंटे का वीडियो होगा, जो आप लोग देखेंगे नहीं। इसीलिए उसमें से हम कुछ डिस्कशन को स्किप कर देते हैं। बिकॉज अब जो इसका स्टडी नोट्स है भाग 1 से लेके 18 तक, उसका जो वीडियो आएगा उसमें आपको सारा देखने को मिल जाएगा, इसीलिए उसको स्किप कर दिए थे। बट इसमें जो है उतना डिस्कशन नहीं है, तो इसे हम पूरा देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए पहले प्रश्न की ओर देखते हैं। पहला प्रश्न आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसको साहित्य में 2021 का नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो 2021 का साहित्य में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ये अब्दुल रज़्ज़ाक़ गुरनाह को। किसे दिया गया था? अब्दुल रज़्ज़ाक़ गुरनाह को दिया गया था। 2021 का जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार था ये दिया गया था। ठीक है, बात करते हैं इसके बारे में कुछ। देखिए, साहित्य के क्षेत्र में 2021 का जो नोबेल पुरस्कार था वो अब्दुल रज़्ज़ाक़ गुरनाह को उपनिषदवाद के प्रभाव और सांस्कृतिक महाद्वीपों के बीच की खाई में शरणार्थियों के भाग्य के अपने अडिग और करुणामयी प्रवेश के लिए दिया गया था। यह आपके लिए उतना नीड नहीं है। यहाँ आप नोबेल पुरस्कार 2022 को देखिएगा, क्योंकि ये करंट अफेयर का प्रश्न है और अभी तक जो एग्ज़ाम हो रहा है उसमें भी आपको ये मदद करेगा। तो यहाँ रसायन विज्ञान में जो प्राप्त करता है उसे देखिए, कैरोलिन आर बटोरजी, जो अमेरिका के हैं। इन्हें रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2022 में दिया गया। 3 व्यक्ति को दिया गया है। दूसरे हैं मोर्टन मिल्डल, डेनमार्क के हैं, और तीसरे हैं के बैरी शार्पलेस, जो अमेरिका के हैं। इन तीनों को दिया गया है रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार। क्या इनका योगदान क्या था? तो क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के विकास के लिए, क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के विकास के लिए कैरोलिन आर बटोरजी, मोर्टन मिल्टन और बैरी शार्पलेस को जो है वो नोबेल पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया। भौतिक का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है 3 व्यक्ति को। एक है एलन एस्पेक्ट, दूसरा है जॉन एफ क्लाउंजर और तीसरे हैं एंटोन जिलिंगर। इन तीनों को जो है फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया। इनका जो योगदान था वो क्वांटम मैकेनिक्स के क्षेत्र में कार्य करने के लिए दिया गया। तीसरा नोबेल पुरस्कार दिया गया चिकित्सा के क्षेत्र में मात्र एक व्यक्ति को दिया गया है, वो है स्वांते पाबो जो हैं, इनको मानव के क्रमिक विकास पर खोज के लिए दिया गया। क्यों दिया गया? मानव के क्रमिक विकास के खोज के लिए। शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया, एक व्यक्ति को दिया गया और 2 संगठन को दिया गया। एक व्यक्ति है एलेस बियाल्स्की, बेलारूस के। 2 मानवाधिकार संगठनों को दिया गया है, जिसका एक का नाम है मेमोरियल, जो रूस का है, और दूसरा है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, यूक्रेन का। ये दोनों संगठन है, और एक व्यक्ति हैं एलेस बियाल्स्की, जो बेलारूस के हैं। इन तीनों को जो है शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया, और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए इन्हें दिया गया। अब आता है साहित्य का 2022 में जो नोबेल पुरस्कार दिया गया एनी अर्नॉक्स को दिया गया, जो फ्रेंच के हैं। कहाँ के हैं? फ्रेंच के। योगदान क्या था? तो साहस और नैतिक सटीकता के साथ सामाजिक प्रतिबंधों को उजागर करने हेतु। एंड 4th आपका दिया गया अर्थशास्त्र में जो प्राप्तकर्ता हैं उनका नाम है बेन एस वर्नोके। दूसरा है डगलस डब्ल्यू डायमंड, और तीसरा है फिलिप एच डाइबबिंग, जो 3 व्यक्ति हैं, इनको दिया गया अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। योगदान क्या था?
तो बैंकों और वित्तीय संकटों पर शोध के लिए, बैंकों और वित्तीय संकटों के शोध के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि थी। प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि कौन थी? तो वो था आपका नानकिंग। नानकिंग इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली नानकिंग की संधि थी। प्रथम अफीम युद्ध जो है वो 1839 से 42 में ब्रिटेन और चीन के बीच हुआ था, ब्रिटेन और चीन के बीच। दूसरा अफीम युद्ध हुआ था 1856 से 60 में, 1856 से 60 में। और द्वितीय अफीम युद्ध का समापन जो है, द्वितीय युद्ध का समापन ट्रेंटीसी की संधि के साथ हुआ था, ट्रेटी की संधि के साथ हुआ था। एंड नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, अरुणोदय यानी कि अरुणोदय योजना किस राज्य द्वारा आरंभ की गई? तो अरुणोदय योजना जो है इसे असम राज्य ने प्रारंभ किया था। किसने? असम राज्य ने प्रारंभ किया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 4 नंबर प्रश्न देखेंगे, एशियाई खेलों में बैडमिंटन को पहली बार शामिल किया गया था। एशियाई खेलों में बैडमिंटन को पहली बार शामिल किया गया था 1962 में, 1962 में। एशिया खेलों में बैडमिंटन को पहली बार 1962 में जाकार्ता में शामिल किया गया था। एशिया खेलों में शामिल एवं उसके स्थापित वर्ष को आप देखेंगे तो चलिए एक नज़र इसे देख लेते हैं। सबसे पहले एयर स्पोर्ट की बात करते हैं। एयर स्पोर्ट को शामिल किया गया था 2016 में। तीरंदाजी को शामिल किया गया था 1978 में। एयर स्पोर्ट 2016 में, तीरंदाजी को 1978 में, व्यायाम को 1951 में, व्यायाम 1951 में। बेसबॉल को शामिल किया गया 1994 में, बेसबॉल को 1994 में। बास्केटबॉल 1951 में, बास्केटबॉल 1951 में। बैथलॉन है, बैथलॉन को 1986 में शामिल किया गया था। और बिलियर्ड्स स्पोर्ट को 1998 में, बिलियर्ड्स स्पोर्ट को 1998 में शामिल किया गया था। उसके बाद है बॉडी बिल्डिंग, शरीर सौष्ठव, इसे 2002 में शामिल किया गया। वॉलिंग को 1978 में शामिल किया गया। बॉक्सिंग को 1954 में, बॉक्सिंग को 1954 में। डोंगी या कयाकी, इसको 1990 में शामिल किया गया। शतरंज यानी चेस को 2006 में शामिल किया गया। क्रिकेट को 2010 में, क्रिकेट को 2010 में। कार्लिंग को 2003 में। साइकिलिंग को 1951 में। डांस स्पोर्ट को 2005 में, डांस स्पोर्ट को 2005 में शामिल किया गया। सर्प जैसे दिखने वाली नौका जिसको ड्रैगन बोट बोलते हैं, इसे 2008 में शामिल किया गया। घुड़सवार को 1982 में, घुड़सवार को 1982 में शामिल किया गया। एक्सट्रीम स्पोर्ट्स यानी खतरनाक खेल 2005 में शामिल हुआ। बार लगना इसको शामिल किया गया 1974 में। फेंसिंग जिसको बोलते हैं, गोल्फ को 1982 में शामिल किया गया। कसरत को 1978 में, जिम्नास्ट को 1978 में। हैंडबॉल को 1982 में शामिल किया गया। हॉकी को 1958 में, हॉकी को 1958 में। आइस हॉकी को 1986 में। जूडो को भी 1986 में, तो आइस हॉकी और जूडो दोनों को 1986 में। कबड्डी को 1990 में शामिल किया गया। और जू जित्सु इसको जो है 2009 में शामिल किया गया, जू जित्सु को, ठीक है। कराटे को 1994 में। किक बॉक्सिंग को 2009 में। कुरासी को 2007 में। आधुनिक पेंटाथलन को 1994 में, पेंटाथलन को 1994 में। मई को 1998 में। पेनकक सिलाट को 2008 में शामिल किया गया। पेंटेक को 2009 में, पेंटेक को 2009 में। रोलर स्पोर्ट्स 2010 में शामिल हुआ। रोइंग शामिल हुआ 1982 में, रोइंग। रग्बी शामिल हुआ 1998 में। सेलिंग को 1970 में शामिल किया गया। शूटिंग को 1954 में, शूटिंग 1954 में। शटल कॉक 2009 में शामिल हुआ। सॉफ्ट टेनिस को 1994 में शामिल किया गया। सॉफ्ट बॉल को कब? 1990 में, सॉफ्ट बॉल को। शफरिंग को 2008 में शामिल किया गया। और टेनिस को 1958 में, टेनिस को 1958 में शामिल किया गया। ताइक्वांडो को 1986 में, ताइक्वांडो 1986 में। टेनिस को 1958 में। ट्राइथलॉन को 2006 में, ट्राइएथलॉन को 2006 में। वॉलीबॉल को 1958 में। और वेवी नाव को 2009 में शामिल किया गया। वेट लिफ्टिंग 1951 में शामिल हुआ, वेट लिफ्टिंग 1951 में।
वुडबॉल 2008 में शामिल हुआ, और कुश्ती जो है वेस्ट लिफ्टिंग, इसको 1954 में शामिल किया गया। वुशु 1990 में शामिल हुआ। तो ये सारे जो गेम्स थे जिसको शामिल किया गया था एशियाई इस खेल में, उसको आपने देखा कि किस वर्ष शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, एंकर शब्दावली का उपयोग होता है। तो एंकर शब्दावली का उपयोग रिले रेस में होता है। किसमें? रिले रेस में होता है। रिले रेस चर्चित खेल और उनसे संबंधित जो चर्चित शब्दावली है उसे चलिए देखते हैं इस लिस्ट में। तो सबसे पहले हम लंबी कूद की बात करते हैं कि लंबी कूद से संबंधित शब्द कौन कौन हैं। लंबी कूद से संबंधित शब्द हैं लॉन्ग जंपर, ट्रैक एंड फील्ड, लॉन्ग जंपर, ट्रैक एंड फील्ड, रनवे टेक ऑफ लैंड, रनवे टेक ऑफ लैंड, टेक ऑफ बोर्ड, टेक ऑफ बोर्ड, लिंगल जंप, फाउल जंपर, सेंड पित राउंड जंप, सेंड पित राउंड जंप, स्ट्राइड, लैंडिंग गन, अप्रोच, किक, डबल आर्म, स्प्रिट पावर स्प्रिट, सेल, हिच किक। ये सभी जो है आपका लंबी कूद से संबंधित शब्द हैं। अब रिले रेस से देखिएगा, रिले रेस से जो शब्द हैं वो है स्प्रिट रेस, रेस बैटन, स्प्रिट मेडल रिले, लॉन्ग डिस्टेंस रिले, क्रॉस कंट्री रिले, एंकर। ये सभी जो है आपका रिले रेस से संबंधित वर्ड हैं। तो जिसके लास्ट में रिले लगा हुआ है उसको याद करने का उतना निर्णय नहीं है, क्योंकि आप रिले से पकड़ लेंगे, लेकिन जिसके लास्ट में रिले नहीं लगा हुआ है उसे याद कर लीजिए। स्प्रिट रेस, उसके बाद रेसर बैटन, उसके बाद हो गया आपका एक एंकर। इस तीन को याद कर लीजिएगा। जैवलिन थ्रो से संबंधित वर्ड को देखेंगे। जैवलिन थ्रो से संबंधित वर्ड है रन अप, ट्रांजिशन डिलीवरी, थ्रोअर, थ्रो ग्रीन रनवे, थ्रो ग्रिप रनवे है, ग्रिप रनवे, अमेरिकी पकड़, फिनिश पकड़, पी पकड़, स्ट्रेट रन ऑफ क्रॉस ओवर, ट्रांजिशन। ये सभी आपका जेवलिन थ्रो से संबंधित शब्द हैं। वॉलीबॉल से संबंधित शब्द को देखिएगा। ब्लॉकिंग है, रोटेशन है, ब्लॉकिंग, रोटेशन, नेट फॉल्ट, वॉली पास। उसके बाद नेक्स्ट है फोर आर्म पास। उसके नेक्स्ट है सर्विस, हुक, सर्व, सेटअप, रेफरी, स्पाइक या फिर स्मैश, स्पाइक या स्मैश, एरियल, स्विच, डिग पास, बूस्टर लव, फ्लोटर। ये सभी आपका वॉलीबॉल से संबंधित शब्द हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे टेबल टेनिस से संबंधित शब्द को। सर्विस, पेन होल्डर ग्रिप, बैंक स्पिन, सेंटर लाइन, हाफ कोर्ट, साइड स्पिन, स्विंग, पुश स्ट्रोक, रैली लेट, रिवर्स, टॉप स्पिन, फायल, चाइनीज ग्रिप। ये सभी टेबल टेनिस से संबंधित वर्ड हैं। अब देखेंगे बास्केटबॉल से संबंधित। बास्केटबॉल से है रिंग गार्ड, पॉइंट, डेड बॉल, बास्केट हैकिंग, लीड पास, गोल, सेंटर लाइन, फ्री थ्रो लाइन, बैक बोर्ड, फ्रंट कोर्ट, डीप ऑफ पिक, पिनोट, की होल। ये सभी आपका बास्केटबॉल से संबंधित शब्दावली हैं। अब लॉन टेनिस से देखिएगा। लॉन टेनिस से शब्द है आपका बैंक हैंड ड्राइव, बैंक हैंड ड्राइव, वाली, हाफ वाली, लेट, फॉल्ट, स्मैश, ड्विस, सर्विस, ग्रैंड स्लैम, ट्राई ब्रेकर, लव, चेंज, सेट, इन, आउट। सभी आपका लॉन टेनिस से शब्द जो है वो रिलेटेड है। पोलो से संबंधित है वंकर, चक्कर, मैलेट, वंडर चुक्का, एरिस रेल, एंगल शॉट। ये सभी आपका पोलो का वर्ड है। कुश्ती में है हिब, हाफ नेल्सन, क्रैडल, डबल नेल्सन, टाइम कीपर, डगफल, मैट, ब्रीज, कॉशन, एक्जिव, अटैक, रिबाउट, होल्ड, हेड लॉक आदि। ये कुश्ती से संबंधित शब्द हैं। शतरंज से देखिएगा बिशप, गैम्बिट, चेकमेट, स्टेलमेट, पॉन, ग्रैंड मास्टर, फीडे, नाइट, एलो रेटिंग, रैंक, कैसल, पीसेज, चेक। ये सभी आपका शतरंज का शब्द है। नेक्स्ट है गोल्फ का। गोल्फ का जो शब्द है वो है बोगी, फोरसम, स्टाइसी टी, पुटहॉल, निवाली कैडी, लिम्स, आयरन, पुटिंग, द ग्रीन, बंकर कोर्स, लाई, पोस्ट। ये सभी आपका गोल्फ का शब्द है। वाटर पोलो का है 2 मीटर लाइन, 4 मीटर लाइन।
गोल लाइन, कैंपस, पर्सनल, फॉल्ट, बॉल अंडर स्लेशिंग, बॉल अंडर स्लेशिंग ये वाटर पोलो का शब्द है। बेसबॉल का है होम डायमंड, पिचर, होम रन, वेशमैन, आइट है, आइट, स्ट्राइक एंड रबर, ये जो है आपका बेसबॉल का वर्ड है। बिलियर्ड्स का है क्यू, जिगर, ब्रेक पॉट, इनलॉक, इन ऑफ, कैंसा, बोल्टिंग, हैजर्ड, बिलियर्ड्स का वर्ड है। राइफल शूटिंग का है टारगेट, बुलसाई, मजलफ लंग, स्कीट शूटिंग, ट्रेंच शूटिंग, ये सभी राइफल शूटिंग का शब्द है। खो खो का है चेंज, एक्टिव, चेंजर, रनर्स, फ्रीजो, पोन, कॉसलेन। तैराकी से संबंधित शब्द देखेंगे फ्रंट क्रॉल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, स्प्रिंग बोर्ड, ट्विस्ट, वाटरफ्लाई, जेन स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक, जेन अलग है, स्ट्रोक अलग है, जेन स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक, ईटीसी, ये तैराकी से शब्द जो है वो रिलेटेड है। मुक्केबाजी से है पंच, अपरकट, राउंड, जैप, हुक, नॉक डाउन, एक ही साथ है, नॉक डाउन, नॉकआउट, हिटिंग विलवे, रिंग ब्रेक, वेल, फील्ड, बेल्ट, बाउंस, ये सभी मुक्केबाजी के शब्द हैं। तो सभी खेल से संबंधित जो शब्द था उसे आपने देख लिया। अब अगला प्रश्न आता है 6 नंबर। चेन मेंग किस स्पर्धा की चैंपियन खिलाड़ी है? चेन मेंग जो है ये टेबल टेनिस की चैंपियन है। चेन मेंग टेबल टेनिस स्पर्धा की चैंपियन खिलाड़ी है। और अब देखेंगे चर्चित खेल और प्रमुख खिलाड़ी का नाम। तो सबसे पहले देखते हैं कि भारतीय खिलाड़ी में टेनिस से संबंधित जो खिलाड़ी हैं वो है रामानाथन कृष्णन, विजय अमृतराज, रमेश कृष्णन, लिएंडर पेस, महेश भूपति, रोहन बोपन्ना, सानिया मिर्जा, ये सभी भारतीय खिलाड़ी हैं टेनिस के। अब देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय में कौन कौन आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय में रॉन्ड लेवर, मार्गरेट कोर्ट, जॉन मैकनरो, ब्जॉर्न बोर्ग, पीट सैम्प्रास, आंद्रे अगासी, क्रिस एवर्ट, रोजर फेडर, राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच, सेरेना विलियम्स, स्टेफी ग्राफ, मार्टिना नावरातिलोवा, ये सभी जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर्स हैं जो कि टेनिस से संबंधित है। अब आइस हॉकी से संबंधित प्लेयर को देखिएगा, हेलेवेके हईसर, जेना हेपफोर्ड, हेलेरी नाइट, ब्रायनाना डेकर, केंडला कोएने सेफील्ड, ये सभी आइस हॉकी से संबंधित भारतीय हैं। टेबल टेनिस से संबंधित देखेंगे मनिका बत्रा, साथियान है, उसके बाद हो जाएगा गनानासेखरन है, शरद कमल है, मोमा दास, मानव ठक्कर एंथोनी, अमल राज, हरमीत देसाई, सनील सेठी, ये सभी आपके अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर हैं ये सभी जो हैं आपके टेबल टेनिस के राष्ट्रीय प्लेयर है। अब अंतर्राष्ट्रीय में देखेंगे फैन जेडांग, MA लॉन्ग, ह्यूको कोल्डेरानो, तोमोकाचू हरिमोतो, लियांग जिकुना, लिन यूजू, जू जिन, उसके बाद क्वाद्री अरुणा, माटियास फाल्क एक ही का नाम है, डार्को जोरकिक, ये सभी जो हैं आपके अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर हैं जो कि टेबल टेनिस से संबंधित हैं। बैडमिंटन से आप देखेंगे, बैडमिंटन में है प्रकाश पादुकोण, PV सिंधु, सानिया नेहवाल, पारुपल्ली कश्यप, किदाम्बी श्रीकांत, B साई प्रणीत, ज्वाला गुट्टू, अश्वनी पोनप्पा, पुलेला गोपी चंद्र, ये सभी बैडमिंटन के राष्ट्रीय प्लेयर हैं। अंतर्राष्ट्रीय में देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय में है लोह किन यू, अकाने यामागुची, ताकुरो होकी, यूगो कोबायाशी, चेन किंग चेन, जिया जिफान, कैरोलिन मारिन, ये सभी अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर हैं जो कि बैडमिंटन खेलती हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। किरचॉफ का धारा नियम डैश संरक्षण पर आधारित हैं, जबकि किरचॉफ का वोल्टेज नियम डैश संरक्षण पर आधारित हैं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कि किरचॉफ का धारा नियम जो है वो आवेश संरक्षण पर आधारित है, जबकि किरचॉफ का वोल्टेज नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, ऑप्शन नंबर सी। तो किरचॉफ का धारा नियम आवेश के संरक्षण पर और किरचॉफ का वोल्टेज नियम जो है वो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है।
किरचॉफ का नियम क्या है? तो किरचॉफ के नियम के अनुसार जो अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं, जो अच्छे अवशोषक होते हैं वो अच्छे उत्सर्जक होते हैं। अंधेरे कमरे में यदि एक काली और सफ़ेद वस्तु को समान ताप पर गर्म करके रखा जाए तो काली वस्तु अधिक विकिरण उत्सर्जित करती है। तो काली वस्तु क्या करेगी? अधिक विकिरण को उत्सर्जित करेगी, इसीलिए काली वस्तु अंधेरे में अधिक चमकेगी। ठीक है, तो यही आपका किरचॉफ का नियम है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। फिट FIT फिट मोबाइल एप्लीकेशन निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने शुरू किया? तो फिट मोबाइल एप्लीकेशन को खेल कूद मंत्रालय ने शुरू किया है। खेल कूद मंत्रालय के द्वारा फिट मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किया गया। इसमें युवा और खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर जो हैं, ये 29 अगस्त 2021 को फिट इंडिया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किए। फिट इंडिया एप्लीकेशन मोबाइल को लॉन्च किए थे, जो कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन है? मनसुख एल मंडाविया हैं। ऊर्जा मंत्रालय के मंत्री राजकुमार सिंह है। जनजातीय मामलों के मंत्रालय किसके पास है? अर्जुन मुंडा के पास। और खेल मंत्री कौन हो गए? तो अनुराग सिंह हो गए, अनुराग सिंह ठाकुर। अगला प्रश्न आता है क्वेश्चन नंबर 8। हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी थी? तो हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी कन्नौज थी। ऑप्शन नंबर ए, हर्षवर्धन की साम्राज्य की राजधानी कन्नौज थी। राज्यवर्धन की जब मृत्यु हो जाती है 606 में, उसके बाद 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठ जाता है। हर्ष को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। हर्ष को शिलादित्य के नाम से जाना जाता है। और हर्ष ने शशांक को क्या किया था? पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया था और उसको अपनी राजधानी बना लिया था। हर्ष ने शशांक को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया और उसको राजधानी बना लिया। हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ, जिसमें हर्ष की पराजय हुई और इसका वर्णन जो है वो ऐहोल प्रशस्ति अभिलेख में मिलता है। तो इस वर्ड को याद रखिएगा कि हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच जो नर्मदा नदी के तट पर जो युद्ध हुआ था, इसका उल्लेख ऐहोल प्रशस्ति अभिलेख में मिलता है। चीनी यात्री जो हर्षवर्धन था, वो चीनी यात्री हानसंग जो था वो हर्षवर्धन के समय ही भारत आया था और हेनसंग को यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित एवं वर्तमान शाक्य मुनि भी कहा जाता है हेनसंग को। बाणभट्ट जो थे वो हर्ष के दरबारी कवि थे। उन्होंने हर्षचरित एवं कदम्बरी की रचना किया। प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद नामक 3 संस्कृत नाटक ग्रंथों की रचना हर्ष ने की थी और हर्षचरित में प्रांतीय शासक के लिए लोकपाल शब्द आया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। निम्न में से किस कंपनी ने सन 1983 में ह्यूमुलिन का विक्रय आरंभ कर दिया? तो देखिए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा एली लिली। एली लिली ने सन 1983 में ह्यूमुलिन का विक्रय आरंभ कर दिया। अब मधुमेह रोगियों द्वारा, मधुमेह मतलब डायबिटीज़ के रोगियों के द्वारा उपयोग में लाए जाने वाली इंसुलिन जानवरों और सुगरों को मारकर उनके अग्नाशय से निकाला जाता है। जानवर द्वारा प्राप्त इंसुलिन से कुछ रोगियों में एलर्जी या फिर बाह्य प्रोटीन के प्रति दूसरे तरफ की प्रतिक्रिया होने लगती है। इंसुलिन दो छोटी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का बना होता है। क्या? इंसुलिन श्रृंखला ए और श्रृंखला बी जो आपस में डाइसल्फाइड बंधों द्वारा जुड़ी होती है। इस वर्ड को आप ध्यान रखिएगा कि ये जो इंसुलिन होता है वो छोटी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में बटा होता है जो आपस में डाइसल्फाइड बंधों से जुड़ी होती है। मानव सहित स्तनधारी में इंसुलिन प्राक हार्मोन संश्लेषित होता है जिसमें एक अतिरिक्त फैलाव होता है जिसे पेप्टाइड सी कहते हैं। क्या कहते हैं? पेप्टाइड सी। और यह पेप्टाइड सी परिपक्व इंसुलिन में नहीं होता है जो परिपक्वता के दौरान इंसुलिन से अलग हो जाता है। आरडीएनए तकनीकियों का प्रयोग करते हुए इंसुलिन के उत्पादन में मुख्य चुनौतियां यह बताता है कि इंसुलिन को एकत्रित कर परिपक्व रूप से तैयार किया जाए। 1983 ईस्वी में एलिली नामक एक अमेरिकी कंपनी ने 2 डीएनए अनुक्रमों को तैयार किया। किसने? एलिली नामक एक अमेरिकी कंपनी है, इसने 2 डीएनए अनुक्रम को तैयार किया जो इंसुलिन श्रृंखला के ए और बी के अनुरूप में होती है, जिसे ई कोलाई के प्लाज्मिड में प्रवेश कराकर इंसुलिन श्रृंखलाओं का उत्पादन किया।
और इन अलग अलग निर्मित श्रृंखलाओं में ए और बी को मिलाकर डाइसल्फाइड बंध बनाकर आपस में संयोजित कर मानव इंसुलिन का निर्माण किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न आता है क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से ए प्रॉमिस्ड लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? तो ए प्रॉमिस्ड लैंड पुस्तक के लेखक जो है वो है बराक ओबामा। ए प्रॉमिस्ड लैंड पुस्तक के लेखक बराक ओबामा है। ए प्रॉमिस्ड लैंड पुस्तक अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा राजनीतिक जीवन पर आधारित संस्करण का पहला अंक है। इस पुस्तक में 2 संस्करण में से पहला संस्करण इसमें बराक ओबामा के राजनीतिक जीवन जो 2008 ईस्वी में राष्ट्रपति अभियान और 2011 में ओसामा बिन लादेन की मृत्यु तक उनके कार्यकाल के बारे में लिखा गया है पहले संस्करण में। इसके अलावा कुछ अन्य पुस्तक और उनके लेखक को देखिएगा। एक पुस्तक है द ऑडेसिटी ऑफ होप, द ऑडेसिटी ऑफ होप, ये भी बराक ओबामा की पुस्तक है। ए प्रॉमिस्ड लैंड भी है। उसके बाद नेक्स्ट है द लुमिनेरीज, द लुमिनेरीज, ये जो है एलिनोर कैटन का उपन्यास है जिसे 2013 का मैन बुकर पुरस्कार भी मिला था एलिनोर कैटन को। द रिहर्सल, ये जो है एलिनोर कैटन का ही उपन्यास है। और फर्स्ट पर्सन व्लादिमीर पुतिन की पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, सोनार का संक्षिप्तीकरण है। सोनार का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन और रेजिंग का रेजिंग। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा, साउंड नेविगेशन और रेजिंग। समुद्र की गहराई पता लगाने के लिए पानी के अंदर नौवाहन में पनडुब्बियों द्वारा सोनार उपकरण का उपयोग किया जाता है। सोनार साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग जो है इसका फुल फॉर्म है सोनार का। अगर हम मान लीजिए कि इस टेक्नोलॉजी को अगर समुद्र की गहराई मापने या समुद्र में मौजूद किसी ऑब्जेक्ट्स का पता लगाने के लिए इसका उपयोग हम करते हैं। सोनार तकनीक का उपयोग किसी जहाज के मलबे को ढूंढने के लिए भी किया जाता है। सोनार अल्ट्रासोनिक तरंगों को समुद्र के निचले स्तर की ओर भेजता है और यह प्रतिध्वनित के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रतिध्वनि के सिद्धांत पर सोनार जो है वो काम करता है। अब कुछ उपकरण देखिएगा फिजिक्स का और उसके काम को देखिएगा। फैदोमीटर का उपयोग हम लोग समुद्र की गहराई मापने के लिए करते हैं, फैदोमीटर। बैरोमीटर का उपयोग वायुमंडलीय दाब मापने के लिए होता है। रेन गेज वर्षा मापक है। रिएक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता बताता है। हाइग्रोमीटर वायु की आर्द्रता बताता है। सिस्मोग्राफ की भूकंप मापी जाती है। तो ये कुछ उपकरण और उसका जो है उपयोग हमने देखा। और आमीटर विद्युत धारा मापने के लिए होता है, आमीटर। और एक होता है स्फिग्नोमैग्नोमीटर, इससे हम लोग रक्तदाब मापते हैं। स्फिग्नोमैग्नोमीटर से रक्तदाब मापते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। अनुक्रम को पूरा कीजिए। यहाँ पे Z3A है, उसके बाद W5D है, T8G, Q12J। अब ये आपका रीजनिंग का प्रश्न है, इसे आपको बताना है कि नेक्स्ट आपका जो होगा वो क्या बनेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको इक्वेशन दिया हुआ है। तो यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ पे देखेंगे आपकी जो यहाँ Z है, यहाँ क्या है Z है और यहाँ W है। तो W से Z आने के लिए -3 हो रहा है, तो यहाँ भी वही चीज़ तो बताया गया है आपको। फिर T से W आने के लिए फिर -3 का डिफरेंसेस है और Q से T आने के लिए -3 का डिफरेंसेस है। दैट मीन्स कि आपको Q से 3 पीछे जाना है। Q से 3 पीछे क्या हो जाएगा, तो N हो जाएगा, है ना, N हो जाएगा। चलिए ये तो क्लियर हो गया। अब यहाँ पे 3 देखिए, 3 से 2 बढ़ा 5, 5 से 3 बढ़ा 8, 8 से आपका 5 बढ़ा 12, यानी 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, एक एक का क्रम बढ़ रहा है। तो 5 यानी 6 बढ़ेगा। अब नेक्स्ट आपका, तो 12 में 6 ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 12 में 6 ऐड करेंगे तो 12 में 6, 1 मिनट, 12 में 6 नहीं हो जाएगा, 1 मिनट। तो 12 से 5 जाएंगे, यहाँ 5 जाएंगे ना, 12 से 5 जाएंगे तो कितना, 17 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका 17 आ जाएगा, यानी कि N17। देखिए N17 वाला कौन सा ऑप्शन है, N17 वाला तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्न में से पानी में कौन सी धातु मिनी माता रोग का कारण बनता है? तो कल भी इस प्रश्न को किए थे। इस प्रश्न का आंसर आपका पारा हो जाएगा, मरकरी। पारा यानी धातु है जो कि मिनी माता रोग का कारण बनती है। इटाई रोग का कारण कैडेमियम है। क्या है, कैडेमियम की अधिकता होने के कारण इटाई रोग होता है। आर्सेनिक की अधिकता से जो है वो पार्किंसन रोग होता है, जिसको पार्किंसन रोग और ब्लैक फूड होता है। 2 रोग जो है आपका आर्सेनिक की अधिकता से होता है।
नाइट्रेट की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, नाइट्रेट की अधिकता से। एस्बेस्टस के कारण बात स्फीति रोग होता है, बात स्फीति। तांबा की अधिकता से विल्सन रोग होता है, और फ्लोराइड से दंत क्षय होता है यानी फ्लोरोसिस होता है। तो ये आपका जो है करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। 15 नंबर रीजनिंग का प्रश्न है, देखिएगा। तो ये रीजनिंग का प्रश्न है, यहाँ पे जो लुप्त संख्या है इसको ज्ञात करना है। तो देखिए जीरो क्या हुआ, सबसे पहले इस तरीके से हम लोग देखेंगे। तो जीरो का कैसे हो जाएगा, तो अगर एक का क्यू करेंगे, एक का क्यू क्या होता है, एक ही होगा। -1 करेंगे तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। 2 का क्यू करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8, 8 में से 1 करेंगे तो 7 हो जाएगा। इसी तरीके से आपको फिर 3 का क्यू करना है, 1 माइनस करना है, 4 का क्यू करना है, 1 माइनस करना है। इस तरीके से सबका क्यू करके -1 करना है। आंसर आपका सी आ जाएगा 342, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। गंधार कला शैली समन्वय है। तो गंधार कला शैली का समन्वय जो है वो भारतीय और ग्रीक कला का है। ऑप्शन नंबर डी, भारतीय और ग्रीक कला का है। वहीं ये गंधार कला जो है, गंधार कला ये विशुद्ध रूप से बौद्ध धर्म से संबंधित धार्मिक प्रशस्तर मूर्ति कला शैली है। कैसी मूर्ति कला शैली है। इसका उदय जो है वो कनिष्क प्रथम ये 1ली शताब्दी के समय हुआ था, और तक्षशिला, कपीसा, पुष्पक लावती, बामियान बेग्राम आदि इसके प्रमुख केंद्र रहे थे। गंधार शैली में श्वेत घाटी यानी अफगानिस्तान के भूरे रंग के पत्थर या सिलेटी पत्थर का इस्तेमाल होता है गंधार कला शैली में। गंधार शैली के अंतर्गत बुद्ध की मूर्तियां या प्रतिमा, आसन जो है ये या फिर स्थानक दोनों मुद्राएं में मिलती है। प्रतिमा आसन मतलब बैठे हुए और स्थानक मतलब खड़े हुए, ऐसी प्रतिमा मिलती है। गंधार मूर्ति कला शैली के अंतर्गत भगवान बुद्ध प्रायः वस्त्रयुक्त घुंघराले बाल और मूछ सहित ललाट पर उड़ना यानी भौरी, सिर के पीछे प्रभा मंडल तथा वस्त्र सलपट या चप्पल युक्त विशेषताओं से परिपूर्ण है। हिंद यूनानी शासकों ने भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनान की प्राचीन कला चलाई, जिसे हेलेनिस्टिक आर्ट भी कहते हैं, और हेलेनिस्टिक आर्ट के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। गंधार शैली एवं मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासन काल में हुआ था। इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। अगला देखिए, जो पॉइंट आप लोगों को इंपॉर्टेंट लगे उसको आप लोग नोट कर सकते हैं, बेहिचक आप लोग नोट कीजिए उसको, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, या फिर नया दिखे जो आप लोग लुसेंट में नहीं पढ़े हो, एनसीईआरटी में नहीं देखने को मिला, या फिर कोई ऐसा बुक है जिसमें नहीं आप पढ़े होंगे जो आप यूज़ कर रहे होंगे, तो उसमें से नोट कर लीजिएगा। भारत की प्रथम और सौर संचालित टेक्सटाइल मिल कहाँ निर्मित है, कहाँ निर्मित की जाएगी। तो इस प्रश्न का आंसर परभनी महाराष्ट्र हो जाएगा। भारत की प्रथम सौर संचालित टेक्सटाइल मिल परभनी महाराष्ट्र में निर्मित की जाएगी। एशिया का पहला सौर ऊर्जा सक्षम कपड़ा मिल महाराष्ट्र के परभनी जिले में स्थापित किया गया। 30 एकड़ भूमि में फैली जय भवानी महिलाओं की सहकारी कपड़ा मिल एशिया की पहली ऐसी मिल होगी जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर काम करेगी, और इस परियोजना की स्थापना कुल लागत लगभग 100 करोड़ रुपया का है। एक बार शुरू होने के बाद मिल सूती कपड़े का प्रसंस्करण करेगी और जिले की कई महिलाओं को रोजगार प्रदान करेगी। परभनी महाराष्ट्र का प्रमुख कपास उत्पादक जिला है, और जो मिल के परिचालन के साथ साथ जिले में औद्योगिक क्षेत्र की गति प्रदान करेगा। 18 नंबर प्रश्न है कि भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है। तो चाय उत्पादन में जो प्रथम राज्य है उसकी अगर हम बात करें तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा असम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर था। चाय जो है कैमेलिया साइनोसिस के पौधे से बना पेय पदार्थ है। कैमेलिया साइनोसिस। चाय एक उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय पौधा है। चीन चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत दुनिया में चाय का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 21 मई को मनाया जाता है। 19 नंबर प्रश्न है कि निम्न नाभिकीय क्षय में उत्सर्जित कणों का क्रम है। तो क्रम पूछा गया है, तो अल्फा बीटा गामा परमाणु अगर हम बात करते हैं नाभिकीय क्षय में उत्सर्जित कणों का क्रम हो जाएगा बीटा, अल्फा और गामा में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बीटा, अल्फा और गामा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एटम की अगर हम बात करें तो एटम क्या होता है, परमाणु पदार्थ का वह लघुत्तम भाग है जिसमें पदार्थ के सभी गुण विद्यमान रहते हैं और रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। उसको हम लोग एटम यानी कि परमाणु कहते हैं। परमाणु के केंद्र में एक नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन स्थित होता है, और ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि परमाणु के नाभिक में क्या उपस्थित होता है क्या नहीं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्थित होता है। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन कण होता है। कैसा कण होता है, विद्युत उदासीन कण होता है।
परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक कक्षा में चक्कर लगाते हैं, जिन्हें ऊर्जा स्तर कहते हैं, एनर्जी लेवल। 20 नंबर प्रश्न है कि अंतर जातीय विवाह को प्रोत्साहन करने के लिए उड़ीसा सरकार ने निम्न में से कौन सा वेब पोर्टल प्रारंभ किया? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा सुमंगल। अंतर जातीय विवाह को प्रोत्साहन करने के लिए उड़ीसा सरकार ने सुमंगल वेब पोर्टल प्रारंभ किया। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने उड़ीसा राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल और सुमंगल पोर्टल नाम से 2 वेब पोर्टल लॉन्च किए। उड़ीसा राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल राज्य के योग्य छात्रों को सहज और पारदर्शी तरीके से छात्रवृत्ति लाभ प्राप्त करने में मदद करने के लिए है। वहीं सुमंगलम पोर्टल जो है वो अंतर जातीय विवाह प्रोत्साहन का लाभ उठाने में लोगों को मदद करने के लिए है। 21 नंबर प्रश्न है कि दुर्खिम के अनुसार समाज में कैसी एकता है? तो दुर्खिम के अनुसार अगर हम बात करें तो समाज में समावयी एकता है। कैसी है? समावयी एकता है। पुस्तक है डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। दुर्खिम का सामाजिक एकता का सिद्धांत इन्होंने दिया था और इसमें इमाइल दुर्खिम का संपूर्ण चिंतन एक सिद्धांत सामूहिकवाद पर आधारित है। इसके प्रत्येक सिद्धांत में समूह और समाज का महत्व है। यह ठीक है कि मनुष्य समाज का निर्माण करते हैं, उसका गठन करते हैं, उसको गढ़ते हैं, किंतु वो उसके द्वारा संचारित, नियंत्रित और दिशा निर्देशन भी प्राप्त करते हैं। तो दुर्खिम जो है वो सामाजिक एकता सिद्धांत पर काम करता है। व्यक्तियों की उन्नति, प्रगति, विकास समूह के विकास पर आधारित है। व्यक्तियों की उन्नति जो है वो प्रगति और विकास समूह के विकास पर आधारित है। समूह का विकास उसकी एकता की भावना में समाहित एकता का अभिन्न अंग व्यक्ति है, क्योंकि वह ही इसका निर्धारक है। और इस दृष्टि से दुर्खिम का सामाजिक एकता का सिद्धांत समाजशास्त्र में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। दुर्खिम का यह मत है कि सामाजिक जीवन में सामूहिकता और व्यक्तिवाद को 2 तरह की भावनाओं एक साथ देखी जा सकती है। तो आंसर आपका करेक्ट हो गया। अगला देखते हैं 22 नंबर। निम्नलिखित में से किसे हिंदी साहित्य में उनके योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कृष्णा सोबती। ऑप्शन नंबर ए। कृष्णा सोबती को हिंदी साहित्य में उनके योगदान के लिए देश का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार 2017 से नवाजा गया। 56वां बात करें, 56वां जो कि 2021 के लिए दिया गया था वो असमिया कवि थे नीलमणि फुफन, उनको दिया गया था। 57वां दिया गया था 2022 के लिए कोंकणी उपन्यासकार दामोदर मोंजो को। और इस ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत 1965 में हुई थी। ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में शुरू हुआ था। साहित्य का सबसे बड़ा सम्मान है। 11 लाख की इसमें राशि प्रदान की जाती है। और प्रथम प्राप्तकर्ता अगर पुरुष में देखें तो जी शंकर कुरुप थे, जो कि मलयालम भाषा के लिए इनकी पुस्तक थी ओट्टम कुशल के लिए दिया गया था। जी शंकर कुरुप को पहले पुरुष थे। प्रथम महिला की बात करें तो आशापूर्णा देवी बंगाली भाषा के लिए इनको दिया गया, जिनकी इनकी पुस्तक थी प्रथम प्रतिश्रुति। 23 नंबर प्रश्न है कि 33वें 2024 ओलंपिक खेलों की मेजबानी किस देश द्वारा होगी? तो ऑप्शन नंबर सी पेरिस। 33वें 2024 ओलंपिक खेलों की मेजबानी पेरिस फ्रांस करेगी। 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 पेरिस फ्रांस करेगा और 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 जो होगा वो लॉस एंजल्स अमेरिका में, और 24वां शीतकालीन ओलंपिक 2022 बीजिंग चीन में। ठीक है। अगला प्रश्न 24 नंबर। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना अधिनियम या रिपोर्ट द्वारा की गई। तो भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा की गई। 1935 भारत सरकार अधिनियम जो है, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे 3 जुलाई 1936 ईस्वी को लागू किया गया। वैसे पूर्ण रूप से चुनावों के बाद अप्रैल 1937 ईस्वी में यह लागू हो गया। इस अधिनियम में कुल 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां थी। इसके द्वारा भारत में प्रथम संघीय शासन प्रणाली का प्रारंभ किया गया। ठीक है। 1935 एक्ट के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया और केंद्र में जो है इसे अपनाया गया, द्वैध शासन व्यवस्था को। इसके द्वारा एक संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 ईस्वी में की गई। 1935 एक्ट में ब्रिटिश भारत से बर्मा को 1937 ईस्वी में अलग करने का प्रावधान किया। और 1919 का जो भारत सरकार अधिनियम था, जिसको मार्टेंग्यू जेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। मार्टेंग्यू जेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम में एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान है। 1926 ईस्वी में ली आयोग की सिफारिश पर
सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई। नेक्स्ट है 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम। इसे मार्लो मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन 25 देखिएगा, कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाना जाता है, तो कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को अलाई दरवाजा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट है। कुतुब मीनार जो है यह 5 मंजिला लाल बलुआ पत्थर का एक मीनार है जो कि 72.5 मीटर ऊंची है। इसका निर्माण 13वीं शताब्दी में मुस्लिम विजेताओं ने दिल्ली के राजपूत शासकों कुतुब का अर्थ जीत, कुतुब का अर्थ क्या होता है जीत, पर अंतिम जीत के उपलक्ष्य में किया था। मस्जिद के प्रांगण में 7 मीटर ऊंचा लोहे की खंभा है। इसके आसपास अलाई दरवाजा गेट है जो इंडो मुस्लिम कला के उत्कृष्ट कृति है, 1311 में निर्मित है। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 से 1210 के द्वारा 1193 में शुरू किया था और इसे इल्तुतमिश जो है 1211 से 1236 द्वारा पूरा, जो इल्तुतमिश का कार्यकाल था 12 से 11 से 36, इसमें इसने पूरा करवाया। बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। 26 नंबर प्रश्न देखिएगा, अशोक चक्र शौर्य पुरस्कार वर्ष डैश में स्थापित किया गया, तो अशोक चक्र शौर्य पुरस्कार जो है ये 1952 में स्थापित किया गया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 1952। वर्ष 1952 में इसको स्थापित किया गया था। जल, थल और वायु साहस, पराक्रम और आत्म बलिदान का अत्यंत सराहनीय कार्य दिखाने के लिए जो है ये प्रदान किया जाता है। ठीक है, अशोक चक्र शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है और ये पुरस्कार असैनिकों को भी दिया जाता है। चक्र गिल्ट गोल्ड का बना होता है, गिल्ट गोल्ड का बना होता है। 27 नंबर प्रश्न है कि पुस्तक हैप्पीनेस ऑल अराउंड के लेखक कौन है, तो हैप्पीनेस ऑल अराउंड के लेखक अभिजीत गुप्ता हैं, अभिजीत गुप्ता। अनुपम खेर की पुस्तक अगर देखेंगे तो उनकी पुस्तक है योर बेस्ट डे इज टुडे, द बेस्ट थिंग अबाउट इज यू, लिसन लाइफ थॉट मी, अननोनली एंड ऑटोबायोग्राफी, ये सभी अनुपम खेर की पुस्तक है। और इलाबांदी श्रीराम चक्रधर और सहलेखक अमारा शारदा दीप्ति हैं जिसकी पुस्तक का नाम है, और इनकी जो पुस्तक है उनका नाम है थवाशमी लाइफ एंड स्किल्स थ्रू द लेंस ऑफ रामायणा। ठीक है, अगला प्रश्न है 28 नंबर जो कि आपका मैथ का प्रश्न है। एक समाज की बैठक में 10 व्यक्ति उपस्थित हैं। ठीक है, सभी एक दूसरे से एक बार हाथ मिलाते हैं, कुल कितने हाथ मिलाए जाते हैं, और ये प्रश्न एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। तो इस प्रश्न का आंसर आपको कुछ नहीं करना है, इसमें से क्या करना है, एक तो आपको मान लीजिए कि n जो है वो व्यक्ति है। ठीक है, अब इसमें से n को 1 में से 1 माइनस क्यों करेंगे, n को n से मल्टीप्लाई कर 1 माइनस इसलिए करेंगे कि एक व्यक्ति जो है वो रिपीट हो रहा है। ठीक है, इसीलिए तो यहाँ पे इस तरीके से निकालेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 45। सांची स्तूप, सांची स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनवाया था, तो सांची का स्तूप जो है वो अशोक ने बनवाया था। इसका निर्माण ईंटों से किया गया है और ये जो स्तूप है विदिशा मध्य प्रदेश में, भरूच का स्तूप सतना मध्य प्रदेश में, सारनाथ स्थित धर्मराज का स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। ये सभी अशोक के द्वारा करवाया गया स्तंभ है, ये अशोक के द्वारा निर्माण करवाया गया सभी जो है वह स्तंभ है। अब चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जिसका कार्यकाल 322 से 298 ईस्वी पूर्व था, ये देखिए मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। इसकी जानकारी जो है वो कौटिल्य चाणक्य के अर्थशास्त्र से, कि मुद्रा राक्षस जो विशाखदत्त की रचना है, मेगास्थनीज की इंडिका से, यूनानी लेखक जस्टिन के वृत्तांत तथा सम्राट अशोक के स्तंभ लेख शिलालेख में मिलती है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को वृषल और नंदराज का पुत्र कहा गया है। यूनानी लेखक ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंट्रोकोटस या सेंट्रोकोटस कहा था, यूनानी लेखक ने। उसके अलावा एक कौटिल्य, अन्य नाम इनका विष्णुगुप्त और चाणक्य था, ने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ लिखा जिसका संबंध राजशास्त्र यानी राज्य व्यवस्था से है। इसमें 15 अधिकरण और 180 प्रकरण है। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन साधु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली और श्रवणबेलगोला स्थित चंद्रगिरी पहाड़ी पर करीब 298 ईस्वी पूर्व संलेखना द्वारा शरीर त्याग दिया। नेक्स्ट है बिंदुसार। बिंदुसार को वायु पुराण में भद्रसार, जैन ग्रंथ में सिंहसेन, यूनानी लेखक अमित्रोचेटस एवं संस्कृत ग्रंथ में
अमित्रघात कहा गया है। एस्ट्राम्बो के अनुसार सीरियन शासक एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डायमेकस नामक राजदूत को भेजा था और बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। अब क्वेश्चन है 30 नंबर, राष्ट्रपति की अध्यादेश पारित करने की शक्ति वर्णित है। तो इस प्रश्न का आंसर अनुच्छेद 123 हो जाएगा। राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123 में वर्णित है। अनुच्छेद 123 के अनुसार जब संसद का सत्र न चल रहा हो तब राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि ऐसी परिस्थिति विद्यमान है जिनके कारण तत्काल कार्रवाई करना आवश्यक हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है और ये अध्यादेश अधिनियम की तरह प्रभावी एवं शक्तिशाली होता है। संसद के पुनः सत्र आरंभ पर अध्यादेश 6 सप्ताह के अंदर दोनों सदनों द्वारा पारित हो जाना चाहिए, अन्यथा यह अध्यादेश जो है वो समाप्त समझा जाएगा। अनुच्छेद 143 के तहत क्या होता है कि राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो सार्वजनिक महत्व के विषय पर उच्चतम न्यायालय से सलाह ले सकता है और 52 में भारत के राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 300 में भारत सरकार के बाद और कार्यवाहिकों का वर्णन है। ठीक है, अगला 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, इटोपिया का लेखक कौन था? इटोपिया के लेखक थॉमस मोर हैं। कौन है? थॉमस मोर। प्लूटो की रचना रिपब्लिक, अपोलॉजी, लॉन्ज, मीनो, क्रिंटो, यूथिफ्रो, प्रोटागोरस, ये सभी प्लूटो की रचना है। विलियम शेक्सपियर की रचना है जूलियस सीजर, रोमियो जूलियट, मैकबेथ, ओथेली, हैमलेट, ये सभी जो है वो शेक्सपियर की रचना है। और डेसिडेरियस इरास्मस की रचना है इन प्राइस ऑफ फॉली, कॉल्क्विया, ये सभी जो है इसकी पुस्तक है डेसेरियस की। 32 नंबर प्रश्न है, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो भारतीय वन अनुसंधान संस्थान जो है ये आपका स्थित है कहाँ पे? तो ये स्थित है देहरादून में। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल डी करेक्ट हो जाएगा, देहरादून में स्थित है। भारतीय कृषि पूछे तो दिल्ली में है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग दिल्ली में है। केंद्रीय सड़क आपका दिल्ली में है। अखिल भारतीय आयुर्वेद भी दिल्ली में है। लेकिन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो है ये कोलकाता में है और राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान देहरादून उत्तराखंड में है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला हिमाचल प्रदेश में है। 33 नंबर प्रश्न देखेंगे कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है। तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु जो है वो इंदिरा कॉल है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट या फिर ग्रेट निकोबार अथवा बड़ा निकोबार द्वीप पर है। यह मुख्य भूमि पर दक्षिणतम बिंदु केप कैमोरिन जो कि कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। भारत का सुदूरस्थ उत्तरी बिंदु सियाचिन ग्लेशियर के निकट इंदिरा कॉल लद्दाख में है और पूर्वी बिंदु किबू थी अरुणाचल प्रदेश में है। पश्चिमी बिंदु गुजरात गौर माता गुजरात में है। ठीक है, 34 नंबर प्रश्न देखिएगा, निजी क्षेत्र में लघु व मध्यम उद्योगों के विकास के औद्योगिक साख व निवेश निगम का प्रयोजन था। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विश्व बैंक मिशन। निजी क्षेत्र में लघु मध्यम उद्योगों के विकास के औद्योगिक साख व निवेश निगम का प्रयोजन विश्व बैंक मिशन था, विश्व बैंक मिशन। अगला है 35 नंबर, इडली को किस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है? वह डैश है। इडली को जो है वो स्टीमिंग प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है। इडली को स्टीमिंग प्रक्रिया द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। इडली एक दक्षिण भारत का व्यंजन है और यह श्वेत रंग की मुलायम और गुदगुदी यानी 2 से 3 इंच के व्यास की होती है। यह चावल और उड़द की धुली दाल भिगोकर पीसे हुए खमीर उठाकर बनाए हुए घोल से भाप में तैयार किया जाता है। अगला प्रश्न आता है कि भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है। तो भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप जो है वो बैरन द्वीप है। बैरन द्वीप निकोबार द्वीप में स्थित है और भारत में नारकोंडम एक सुषुप्त ज्वालामुखी है, नारकोंडम। सक्रिय ज्वालामुखी वह ज्वालामुखी है जिनमें अक्सर जो है उद्गार होते रहता है। अमेरिका के हवाई द्वीप इसे प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है। ये किलाउ संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है, किलाउ यहाँ पे स्थित है। और भूमध्य सागर में सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप पर अवस्थित स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहलाता है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पूछे तो कोटोपैक्सी है जो कि जिसकी ऊंचाई 19,613 फीट है इक्वाडोर में। और सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी पूछे तो वो है ओजस डेल सोलाडो जो कि एंडीज पर्वतमाला में अर्जेंटीना और चिली देश की सीमा पर स्थित है।
और पूछे कि विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी, तो वो एकांगुआ जो है ये एंडीज पर्वतमाला पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई 6,960 मीटर है। 37 नंबर प्रश्न है कि प्रदीप्त नालिका तथा नियोन चिन्ह बल्ब में होता है। तो प्रदीप्त नालिका और नियोन चिन्ह बल्ब में प्लाज्मा होता है। क्या होता है? प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था है और यह अत्यधिक ऊर्जा वाले अधिक उत्तेजित कणों का बना होता है। इस अवस्था में कण आयनीकृत गैस के रूप में होते हैं। विद्युत प्रभावित होने पर बल्ब के अंदर उपस्थित गैस आयनीकृत हो जाती है, जिसके कारण बल्ब या ट्यूब में चमकीला प्लाज्मा बनता है। 38 नंबर है कि निम्न में से कौन सी कमेटी मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो वो है स्वर्ण सिंह कमेटी। मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है स्वर्ण सिंह कमेटी। मौलिक कर्तव्य का प्रावधान हमारे भाग 4 के क अनुच्छेद 51 के क में किया गया है। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था। इनको स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर संविधान में शामिल किया गया। ये सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। अगर हम भारत में विद्वान सार्वजनिक निजी साझेदारी यानी PPP मॉडल का अध्ययन और मूल्यांकन करने के लिए भारत में केलकर समिति का गठन किया गया। तो PPP मॉडल को अध्ययन करने के लिए जो है केलकर समिति का गठन किया गया और इस समिति की स्थापना भारत के केंद्र सरकार और विजय केलकर की अध्यक्षता में की गई। भारत में विजय केलकर समिति और GST की सिफारिश पर भारत में विजय केलकर समिति द्वारा GST की सिफारिश की गई और संसद द्वारा अधिनियम में संशोधन किया गया। धर आयोग की बात करें तो जून 1948 में गठन हुआ था धर आयोग का और SK धर की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय आयोग राज्य भाषा के आधार पर पुनर्गठन करने के लिए नियुक्त किया गया। 1948 में आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किया गया, किंतु प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश की गई। नेक्स्ट है संथानम समिति। संथानम समिति CBI की स्थापना से संबंधित है। CBI की स्थापना से संबंधित है संथानम समिति। अगला प्रश्न है 39 नंबर। जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नादिर उल असर के खिताब से नवाजा गया है? तो उस्ताद मसूर को। जहांगीर के शासनकाल में उस्ताद मसूर चित्रकार को नादिर उल असर के खिताब से नवाजा गया। अबुल हसन को जहांगीर ने नादिर व जमा की उपाधि प्रदान की। इसने संस्कृत के कवि जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि दे दी। जहांगीर के दरबार के प्रमुख चित्रकार थे आगा रजा, अबुल हसन, मोहम्मद नासिर, मोहम्मद मुराद, उस्ताद मशहूर, विशन दास मनोहर, गोवर्धन, फारूक बेगम और दौलत। ये सभी इसके जहांगीर के दरबार के प्रमुख चित्रकार थे। जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्ण कला कहा जाता है और जहांगीर ने हेरात के आगा रजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रकला की स्थापना किया। 40 प्रश्न देखिएगा कि दूध में उपस्थित संकरा है। तो दूध में उपस्थित संकरा लैक्टोज है। फ्रुक्टोज जो है ये फल की संकरा है। यह एक कीटोहेक्सोज होता है। सुक्रोज के जल अपघटन से प्राप्त होता है और यह एक प्राकृतिक मोनोसैकेराइड है। यह फलों और सब्जियों में पाया जाता है। संरचना इसका होता है C6H12O6 जो ग्लूकोज का होता है। माल्टोज की बात करें तो ये डाइसैकेराइड होता है। ये ग्लूकोज के 2 अणुओं से मिलकर बनता है और यह एक अपापचयी संकरा है। नेक्स्ट है लैक्टोज। ये दूध में उपस्थित होता है, इसीलिए इसे दूध संकरा भी कहते हैं। यह बीटा डी ग्लैक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज से मिलकर बनता है। यह एक डाइसैकेराइड है और यह भी एक अपापचयक संकरा है। ग्लूकोज की बात करें तो यह जल में घुलनशील होता है और C6H12O6 इसका जो होता है वो रासायनिक सूत्र होता है। फजल अली आयोग संबंधित है। तो फजल अली आयोग जो है ये फजल अली आयोग संबंधित है आपका राज्य पुनर्गठन से। किससे? राज्य पुनर्गठन से। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे और इनके अन्य सदस्य पंडित हृदयनाथ कुजरू, सरदार KM पनिकर, ये सभी जो थे वो फजल अली आयोग के सदस्य थे। राज्य पुनर्गठन अधिनियम जुलाई 1956 में पास किया गया और इसके अनुसार भारत में 14 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किए गए। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में गठित किया गया था। 1953 में। 42 नंबर प्रश्न है मैथ का कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है? तो पूर्ण वर्ग है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका जो है ऑप्शन से आप लोग बना सकते हैं।
तो जो कट जाएगा वो पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एक्सप्लेनेशन नीचे आप लोग देख सकते हैं। एकमात्र ये संख्या है जो पूर्णतः कट जा रहा है 9 से। 43 है, ओडोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा मापन किया जाता है। अभी ही हम इसके बारे में पढ़े थे। ओडोमीटर तो एक उपकरण है, लेकिन इसके द्वारा कार का वाहन द्वारा चली गई दूरी मापन किया जाता है, दूरी। लेकिन स्पीडोमीटर द्वारा हम लोग जो है स्पीडोमीटर द्वारा क्या मापते हैं, तो स्पीडोमीटर द्वारा उसकी जो स्पीड होती है उसको मापा जाता है। ऑडियोमीटर जो होता है ये ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए होता है। ऑडियोफोन इसका उपयोग लोग सुनने में सहायता के लिए कान में लगाने के लिए करते हैं। बैरोमीटर वायु दाब मापने में आता है। आमीटर का उपयोग विद्युत धारा मापने के लिए होता है। वायुमंडल की आर्द्रता के लिए हाइग्रोमीटर, भूकंप के जो पता लगाने के लिए सिस्मोग्राफ होता है। फैदोमीटर समुद्र की गहराई मापने के लिए। रेन गेज वर्षा होता है, वर्षा नापने का काम आने वाला उपकरण है रेन गेज। और बल जो है एक सदिश राशि है, इसका मात्रक जो होता है एसआई मात्रक वो न्यूटन होता है। शक्ति का एसआई मात्रक वॉट होता है, जिसे वैज्ञानिक जेम्स वॉट के सम्मान में रखा गया। 44 है, अपूर्वी चंदेला का संबंध है। अपूर्वी चंदेला निशानेबाजी से हैं, निशानेबाजी की खिलाड़ी हैं ये। अब बात करते हैं सीमा पूनिया, ये डिस्कस थ्रो की हैं। नीरज चोपड़ा भाला फेंक से हैं। मीराबाई चानो भारत तोलन यानी वेट लिफ्टिंग। रानी रामपाल हॉकी से हैं और दूती चंद्र धावक हैं। जब 1942 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा तब भारत का वायसराय कौन था? तो 1942 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा तब भारत का वायसराय जो था वो लिन लिथिंगो था, लिन लिथिंगो। 1936 से लेकर 1943 तक लॉर्ड लिन लिथिंगो का कार्यकाल था। इसके समय पहली बार चुनाव हुआ। 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ 1 सितंबर को। 1 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की एक नई पार्टी की स्थापना किए। 1940 में लिंग के लाहौर अधिवेशन में पहली बार पाकिस्तान की मांग की गई। 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव अंग्रेजों द्वारा चलाया गया। मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया। 1943 में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा। तो लॉर्ड लिथिंगो के समय ये सभी हुआ। अब लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल 1899 से 1905 था। सन 1901 में कर्जन के समय सर कॉलिन स्कॉट मनक्रिफ की अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग, टॉमस रॉबर्टसन की अध्यक्षता में रेले आयोग की स्थापना की गई। 1902 में सर एंड्रयूज फ्रेजर की अध्यक्षता में एक पुलिस आयोग और सर टॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया, स्थापना किया गया। 1905 में बंगाल विभाजन होता है। फिर लॉर्ड रिपन 1880 से 1884 इसका कार्यकाल था। इसे स्थानीय स्वशासन की इसने शुरुआत किया था। इसके समय भारत में सन 1881 में सर्वप्रथम नियमित जनगणना कराई गई थी। लॉर्ड लीटन जो था 1876 से 1880 इसका कार्यकाल था और इसने जो है रिचर्ड स्ट्रेटजी की अध्यक्षता में 1878 में एक अकाल आयोग की नियुक्ति किया। लीटन ने अलीगढ़ में एक मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय का स्थापना किया। अगला देखते हैं 46 नंबर। ऐसे पमिष्ट पारस्परिक क्रियाएं जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरी जाति को न लाभ होता है न हानि, तो क्या कहलाता है? ऐसे सम्मिष्ट पारस्परिक क्रियाएं जिसमें एक जाति को लाभ होता है दूसरे को ना तो लाभ ना तो हानि, उसको सहभोजिता कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट है, सहभोजिता। अच्छा, परजीविता क्या होता है? तो दो जातियों के बीच पारस्परिक संबंध जिसमें एक जाति को लाभ होता है जबकि दूसरे को हानि, तो उसको परजीविता कहते हैं। सहोपकारिता होता है कि दो जातियों के बीच का संबंध जिसमें दोनों जातियों को लाभ होता है उसको सहोपकारिता कहते हैं। परभक्षण होता है जिसमें एक जाति का जीव किसी दूसरे जाति पर भोजन के लिए निर्भर रहता है तो उसे परभक्षण कहते हैं। 47 है, निम्नलिखित में से कौन राम प्रस्ताव संधि यानी रामसर कन्वेंशन से संबंधित है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आर्द्र भूमि का संरक्षण। रामसर प्रस्ताव संधि यानी रामसर कन्वेंशन से संबंधित है। वेटलैंड्स पर रामसर कन्वेंशन जो है वो 2 फरवरी 1971 को कैस्पियन सागर के दक्षिणी छोर पर ईरानी शहर रामसर में अपनाए गए अंतर सरकारी संधि है। यह जो है 1 फरवरी 1982 को भारत में लागू हुआ था। भारत में अक्टूबर 2022 तक कुल 75 रामसर साइट हैं और 75 रामसर साइट सालबुंगा जम्मू कश्मीर है,
75वां, भारत का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि सुंदरवन वेटलैंड पश्चिम बंगाल में है और सबसे छोटा स्थल रेणुका वेटलैंड है हिमाचल प्रदेश का। 48 है, मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी का नाम क्या है? तो मराठा शासक छत्रपति शिवाजी का जो राजधानी है उसका नाम था रायगढ़। शिवाजी मराठा साम्राज्य का संस्थापक था। मराठा साम्राज्य का शिवाजी ने मुगलों के प्रतिनिधि राजा जय सिंह के साथ जून 1665 में एक संधि कर लिया और यह संधि में पुरबंदर की संधि के नाम से इसे प्रसिद्ध कर दिया गया। पुरबंदर की संधि 1665 में। 1656 में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। अष्टप्रधान मंत्रिमंडल का जो अष्टप्रधान इसी के मंत्रिमंडल को कहा जाता है। कर व्यवस्था मलिक अंबर की कर व्यवस्था पर आधारित था। शिवाजी को तोपों अंग्रेजों ने प्रदान किया था। 49 है, सौर सेल बनाने में प्रयुक्त किया जाने वाला तत्व है। तो सौर सेल बनाने में जो प्रयुक्त किया जाता है तत्व वो है सिलिकॉन। ऑप्शन नंबर सी। सिलिकॉन एक तत्व है जिसका हम लोग सौर सेल बनाने में उपयोग करते हैं। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए फोटोवोल्टिक सेल के रूप में जाना जाता है। सौर सेलों सिलिकॉन बाउल से बना जाता है। ये पॉलीक्रिस्टलाइन संरचना है जिनकी परमाणु संरचना एकल क्रिस्टल होती है। जैक्रोत्स्की विधि सौर सेलों को बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सामान्य विधि है। उसके बाद है भरला सोलर पार्क, ये राजस्थान में है जो कि 2245 मेगावाट क्षमता है। पावागढ़ ये कर्नाटक के है, इसका जो है 2050 मेगावाट क्षमता है। कुरनूल सोलर पार्क ये आंध्र प्रदेश में है, 1000 मेगावाट इसकी क्षमता है। रीवा जो है मध्य प्रदेश का, 750 मेगावाट इसकी क्षमता है। अब नेक्स्ट है कि सबसे तेज हिमीकरण विधि जिसमें लाल तरल नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड उपयोग किया जाता है तो वो हो जाएगा आपका इमर्सन फ्रीजिंग। ऑप्शन नंबर सी। सबसे तेज हिमीकरण विधि जिसमें तरल नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है इमर्सन फ्रीजिंग कहलाता है। ठीक है। किस संस्थान ने इसरो के उपयोग के लिए C32 LH2 क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक को विकसित किया है? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है इसने जो है इसरो के उपयोग के लिए C32 LH2 क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक को विकसित किया है। इस टैंक का निर्माण GSLV Mk3 लॉन्चिंग वाहन की पेलोड क्षमता को 4 टन से बढ़ाकर 6 टन करने के लिए किया गया। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की स्थापना 1940 में किया गया। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 52 नंबर। एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? तो एक खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या जो होती है ये आप देखेंगे किसकी होती है, तो ये होता है अपघटक का। ऑप्शन नंबर डी। एक खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या अपघटक की होती है। उत्पादों की श्रेणी में वनस्पतियों को रखा जाता है। ये स्वपोषी होते हैं। क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं और उत्पादक एक ही प्रकार का होता है। ठीक है। अपघटन अपघटों को जैसे जीवाणु, कवक आदि द्वारा जटिल कार्बनिक पदार्थ को सरल अकार्बनिक पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं पोषक तत्वों में विघटित करने की प्रक्रिया को अपघटक कहते हैं। ठीक है। अगला देखते हैं 53 नंबर। आज तक प्रदान किए गए परमवीर चक्र पुरस्कारों की कुल संख्या है। तो आज तक प्रदान किए गए परमवीर चक्र के पुरस्कारों की कुल संख्या टोटल 21 है। ऑप्शन नंबर ए। भारत रत्न अभी तक 48 दिया जा चुका है, जिसमें कि श्री नानाजी देशमुख को मरणोपरांत 1916 से 2019 में दिया गया था। डॉक्टर भूपेंद्र कुमार हजारिका को मरणोपरांत 2019 में और श्री प्रणब मुखर्जी को दिया गया 2019 में। इनमें से एक आवश्यक एमिनो एसिड है, तो ल्यूसीन एक आवश्यक एमिनो एसिड है। ल्यूसीन। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में जाति प्रथा का वर्णन नहीं करता है? तो जाति प्रथा का वर्णन नहीं करता है वो हो जाएगा आपका विवाह समूह के सदस्यों के बाहर ही हो सकता है। विवाह समूह के सदस्यों के बाहर ही हो सकता है। ये आप देखेंगे कि विवाह समूह के सदस्यों के बाहर ही हो सकता है, ये कथन जो है भारत में जाति प्रथा का वर्णन नहीं करता है। दुर्भाग्यवश वही जाति प्रथा जिसे सामाजिक संगठन को नष्ट होने से रक्षा करने के साधन के रूप में विकसित किया गया है, आज उसी की उन्नति में बाधक बन रही है। डॉक्टर राधाकृष्णन ने यह कथन कहा था। भारत में सामाजिक प्रथा के रूप में मूल रूप से 2 अलग अलग अवधारणाएं शामिल हैं, एक वर्ण और एक जाति।
वर्ण को व्यक्ति का वर्ग कहा जाता है, जिसके अंतर्गत 4 श्रेणी है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, है ना। जहां वर्ण का निर्धारण आपके निजी व्यवसाय, सांस्कृतिक स्वभाव से किया जाता है, वहीं जाति का निर्धारण आपके जन्म, वंश, परिवार से किया जाता है। 56 है, एलेर्जन के प्रति सबसे प्रचुर मात्रा में बनने वाली प्रतिरक्षियां हैं। तो एलेर्जन के प्रति सबसे प्रचुर मात्रा में बनने वाली प्रतिरक्षी जो है आईजीई है। आईजीई टेस्ट एक एलर्जी टेस्ट है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट है। इसमें जो रक्त मौजूद इम्यूनोग्लोबिन की संपूर्ण मात्रा में पता लगाने के लिए किया जाता है। एंटीबॉडी एक तरह का अनुकूल प्रतिरक्षा प्रणाली का हिस्सा होता है, जो यह सिखाती है कि किसी खास तरह के रोगाणु की पहचान कैसे करनी है, उसे खत्म कैसे करना है। इन्हें इम्यूनोग्लोबिन्स भी कहते हैं और आईजी के रूप में प्रदर्शित की जाती है। ये 5 प्रकार के होते हैं, आईजीजी, आईजीएम, आईजीए, आईजीडी और आईजीई। ठीक है, इसमें आईजीजी और आईजीबीएम शरीर के खून में रहती है और दूसरे अंगों तक पहुंचाती है। एंटीबॉडी हमारे शरीर में खास सफ़ेद रक्त कोशिका से जुड़ी होती है, जिसे बी टाइप कोशिका कहते हैं। 57 देखिएगा कि कोशिका द्रव क्लोरोप्लास्ट एवं माइटोकॉन्ड्रिया के राइबोसोम्स क्रमशः हैं। तो कोशिका द्रव क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया के राइबोसोम्स क्रमशः 80S, 70S और 70S हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल करेक्ट है। कोशिका द्रव क्या होता है कि यह कोशिका में केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के बीच रहता है। हरित लवक यह हरा रंग का होता है, जिसको क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं इंग्लिश में, क्योंकि इसके अंदर एक हरे रंग का पदार्थ पर्णहरित होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज आल्टमन ने 1886 में किया था और बेंडा ने इसका जो है माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। यह कोशिका का श्वसन स्थल है और इसे कोशिका का शक्ति यानी कि पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। अगला देखते हैं 58 नंबर। भारत में फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया? तो भारत में फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम जो है वो अमेजॉन ने शुरू किया है। अमेजॉन के संस्थापक जेफ बेजोस हैं। इसकी स्थापना 5 जुलाई 1994 को हुई थी। यूएसए में इसका हेडक्वार्टर है, यूएसए सिएटल में। गूगल के संस्थापक लैरी पेज हैं एवं सर्ग ब्रिन। स्थापना 4 सितंबर 1998 को हुआ था और इसका भी हेडक्वार्टर माउंट क्यू, कैलिफोर्निया, यूएसए में है। विप्रो के संस्थापक अजीम प्रेमजी हैं। 29 दिसंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। बेंगलुरु इसका हेडक्वार्टर है विप्रो का। टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इसकी संस्थापक फकीर चंद कोहली हैं। 1 अप्रैल 1968 को इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर मुंबई में है। 59वां प्रश्न है कि 42वें संशोधन अधिनियम ने कुछ विषय राज्य सूची में समवर्ती सूची में डाल दिए। इनमें से कौन से नीचे गलत उल्लेखित हैं? तो चलिए इसे देखते हैं। तो इसमें आपका हो जाएगा वन स्थानीय सरकार। वन स्थानीय सरकार 42वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा कुछ विषय राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाल दिए गए हैं और यह संशोधन के तहत 7वीं अनुसूची के अंतर्गत समवर्ती सूची में राज्य सूची से 5 विषय शामिल किए गए हैं। राज्य सूची से 5 विषय: शिक्षा, वन, वजन और माप, वन्यजीव एवं पक्षियों का संरक्षण और 5वां न्याय प्रशासन। ये 5 चीज को बदल दिया गया है। ठीक है। 60 नंबर है कि दाई दीदी क्लिनिक योजना किस राज्य द्वारा प्रारंभ की गई है? तो दाई दीदी क्लिनिक योजना छत्तीसगढ़ राज्य ने प्रारंभ किया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महिलाओं के मेडिकल सहायता के लिए बहुत ही शानदार स्वास्थ्य व्यवस्था को लॉन्च किया। 19 नवंबर 2020 को इसकी शुरुआत की गई थी। इस योजना का नाम दाई दीदी क्लिनिक योजना है। इस योजना का शुभारंभ पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के जन्मदिवस के अवसर पर किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक मेट्रो स्टेशन से हर 30 मिनट में एक मेट्रो ट्रेन एक स्टेशन से हर 30 मिनट में छूटती है। एक पूछताछ क्लर्क ने एक यात्री को बताया कि मेट्रो ट्रेन 10 मिनट पूर्व जा चुकी है। अगली मेट्रो 10:10 पर जाएगी। पूछताछ क्लर्क ने यात्री को यह सूचना किस समय दी थी? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 9:50 में। कब दी थी? 9:50 में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। एक्सप्लेनेशन आपके सामने है। सप्त क्रांति की अवधारणा को प्रतिपादित किया था। तो सप्त क्रांति की अवधारणा को प्रतिपादित राम मनोहर लोहिया के द्वारा किया गया था। राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन नंबर ए। इनका जन्म 23 मार्च 1910 को अकबरपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ था। समाजवाद पर लोहिया का विचार था। उन्होंने लोहिया ने ऐसी 5 प्रकार की असमानताओं को चिन्हित किया
जिनसे एक साथ लड़ने की आवश्यकता है, स्त्री पुरुष के बीच असमानता, त्वचा के रंग के आधार पर असमानता, जाति के आधार पर असमानता, कुछ देशों द्वारा दूसरे देशों पर औपनिवेशिक शासन और आर्थिक असमानता। ये 5 प्रकार की असमानताओं को उन्होंने बताया था। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। ग्रीष्म ऋतु में होने वाले वर्षा को आम्र वर्षा के नाम से कहा जाना जाता है। कल डिस्कस किए थे, केरल में कहा जाता है आम्र वर्षा के नाम से, पश्चिम बंगाल में इसको काल वैसाखी कहा जाता है। इसको जो है कॉफ़ी उपयोगी के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है, ठीक है, कॉफ़ी उपयोगी के लिए। राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाले वर्षा को मापट कहते हैं। अगला प्रश्न है, अच्छा, नॉर्वेस्टर, पश्चिम बंगाल में काल वैसाखी या नॉर्वेस्टर कहा जाता है। 64 है कि छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए देश का स्पेस पोर्ट विकसित किया जा रहा है, जो किस राज्य में है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए देश का स्पेस पोर्ट विकसित किया जा रहा है, जो तमिलनाडु राज्य में है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो तमिलनाडु के तूतीकुरिन जिले का एक नया उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र स्थापित करेगा। इसरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ था। मुख्यालय इसका बेंगलुरु कर्नाटक में है। इसके अध्यक्ष वर्तमान में जो है वो डॉक्टर एस सोमनाथ हैं। गंगकोड चोलपुरम के निर्माणकर्ता कौन है? तो इसके निर्माणकर्ता राजेंद्र प्रथम है। इसके संस्थापक अगर हम बात करें चोल वंश के, तो वो विजयालय थे 850 से 887 में। चोल वंश की राजधानी तंजौर या तंजावुर था। तंजावुर के वास्तुकार कुजरमल राज्यराज पेरुथंजन थे और विजयालय ने नारकेसरी की उपाधि धारण की थी। राजेंद्र प्रथम का कार्यकाल 1044 से 254 था। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार इसी के काल में हुआ था। बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित करने के बाद राजेंद्र प्रथम ने गंगेट चोलपुरम की उपाधि धारण की और नवीन राजधानी गंगेट चोलपुरम के निकट चोलगंगम नामक तालाब का निर्माण करवाया। शैव संत ईशान शिव पंडित राजेंद्र प्रथम के गुरु थे। अगला मैथ्स का प्रश्न है, ये आपका एकरिंग वाला प्रश्न है, इसे देख लीजिएगा। पहले एकरिंग का उपयोग इसमें करके बनाना है आपको। आंसर इसका डी दिया हुआ है। नाभिकीय रिएक्टर का वह अवयव अभिक्रिया को नियंत्रित करता है, वो क्या है? तो इस प्रश्न का आंसर आपका सी हो जाएगा, नियंत्रक क्षर, ऑप्शन नंबर सी। नाभिकीय रिएक्टर अभिक्रिया को नियंत्रक क्षर नियंत्रित करता है। परमाणु भट्ठी की अगर हम बात करें तो एक ऐसी युक्ति जिसमें यूरेनियम का नियंत्रित विखंडन कराकर विद्युत उत्पादन में की जाती है, इसे परमाणु भट्ठी या नाभिकीय रिएक्टर कहते हैं। प्रथम नाभिकीय रिएक्टर वैज्ञानिक एनरिको फॉर्मी के निर्देशन में 1942 में शिकागो विश्वविद्यालय में बनाया गया, जिसके 3 भाग थे, नाभिकीय ईंधन, मंदक और नियंत्रक छड़े। ठीक है। 68 देखिएगा कि बेवर के अनुसार निम्न में से कौन सा पारंपरिक सत्ता का स्रोत है? तो वो है आपका नौकरशाही। बेवर के अनुसार नौकरशाही पारंपरिक सत्ता का स्रोत है। 21 अप्रैल 1864 को पश्चिमी जर्मनी में इनका जन्म हुआ था। बेबर एकमात्र ऐसे विचारक हैं जिन्होंने नौकरशाही को लोकतंत्र का आदर्श प्रतिरूप माना। अगला प्रश्न क्वेश्चन आता है आपका 69। भारत की संसदीय प्रणाली में शून्यकाल का आशय क्या है? यह ठीक समय जब प्रश्नकाल समाप्त होता है, गलत है। इसका आशय ये है कि प्रश्नकाल और कार्यसूची की अगली मंद के बीच के समय जब सदस्य अध्यक्ष की अनुमति के बिना कोई विषय उठाते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। भारत की संसदीय प्रणाली में शून्यकाल का आशय काल कार्यसूची की अगली कार्यक्रम तय करने के बीच है। इस समय जब सदस्य अध्यक्ष की अनुमति के बिना कोई विषय उठाते हैं। शून्यकाल संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को शून्यकाल कहा जाता है और ये 12 बजे प्रारंभ होता है और 1 बजे दिन तक चलता है। शून्यकाल का लोकसभा या राज्यसभा की प्रक्रिया तथा संचालन नियम में कोई उल्लेख नहीं है। ये काल अर्थात 12 बजे से 1 बजे के समय को शून्यकाल नाम का समाचार पत्रों द्वारा दिया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। पूरा का अर्थ है, तो पूरा का अर्थ क्या है? प्रोविजन ऑफ अर्बन इम्यूनिटीज टू रूरल एरियाज होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका फुल फॉर्म है पूरा, प्रोविजन ऑफ अर्बन इम्यूनिटीज टू रूरल एरियाज। ये ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं का प्रावधान है। इम्पैक्स एक इंडेक्स है, इसका पूरा विश्लेषण किससे है? इम्बैक्स, तो इम्बैक्स जो है एक इंडेक्स है, इसका विश्लेषण प्रवासी मजदूर से है। अंतर्राज्यीय प्रवासी नीति सूचकांक जिसको इंडेक्स बोलते हैं 2019 पर प्रवासी अनुकूल नीतियों के लिए केरल 7 राज्यों से पहले स्थान पर रहा। केरल
फिलिप स्प्रेट नामक अंग्रेज को डैश, तो फिलिप स्प्रेट नामक अंग्रेज को मेरठ संयंत्र केस में शामिल थे। मेरठ संयंत्र केस 1929 से 33 की बात है। इसमें मेरठ संयंत्र जो मामला एक विवादास्पद अदालत का मामला था और ये जो था मार्च 1929 में ब्रिटिश सरकार ने 31 श्रमिक नेताओं को बंदी बना लिया था, मेरठ लाकर उन पर मुकदमा चलाया। इनमें 3 ब्रिटिश साम्राज्यवादी फिलिप स्प्रेट, बैन ब्रेडले और लेस्टर हजिन्स भी थे। ठीक है, देखिए इतना एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी आपका कितना घंटे का हो चुका है, 74 मिनट्स का वीडियो हो चुका है। देने का मतलब है कि आपका 3 घंटे का वीडियो। नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो नामदफा नेशनल पार्क जो है आपका अरुणाचल प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। मानस राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा, ये सभी असम का है। पेरियार पाराम्बिकुलम केरल का है। भितरकनिका सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, नंदन कानन, ये सभी उड़ीसा का है। केबी लामचाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में है। हाल ही में किस राज्य में भारत के सर्वोच्च ऊंचाई वाले हर्बल पार्क का उद्घाटन किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है उत्तराखंड में। हर्बल पार्क का उद्घाटन उत्तराखंड में किया जा रहा है। भारत में हर्बल पार्क जड़ी बूटियों के संरक्षण और समाप्ति से बचाने और संरक्षित करने के लिए सरकार के प्रयासों का एक हिस्सा है। इसका उद्देश्य है देश की पारंपरिक दवा प्रणाली को जीवित रखना। अगला क्वेश्चन आता है 75 नंबर। निम्नलिखित किस देश ने हाल ही में जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का पनडुब्बी से टेस्ट फायर किया? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, रूस। रूस ने हाल ही में जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का पनडुब्बी से टेस्ट फायर किया। रूस रक्षा मंत्रालय के द्वारा जिरकॉन मिसाइल को सेबरोडविस्क पनडुब्बी से प्रक्षेपित किया गया और बेरिंग सागर के तट पर स्थित एक नकली यानी मॉक लक्ष्य को सटीक तरीके से निशाना बनाया। निम्नलिखित में से समूह का उदाहरण कौन सा है? तो वो है परिवार के सदस्य। निम्न में समूह का उदाहरण परिवार के सदस्य हैं। जब 2 या अधिक लोग आपस में अंतःक्रिया करते हैं, हम कहते हैं कि समूह अस्तित्व में आ गया। प्रत्येक मनुष्य एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संघर्ष करता है। लक्ष्य जितना अधिक स्पष्ट होता है, समूह के सदस्यों में परस्पर अंतःक्रिया और सहयोग उतना ही अधिक होता है। यही सब क्वेश्चन है जो एग्जाम में समझ में नहीं आ रहा था। उसके बाद है निसार, इसरो तथा डैश का संयुक्त प्रोजेक्ट है। निसार, तो निसार की अगर हम बात करें तो किसका प्रोजेक्ट है? देखिए इसके नाम में ही इसका जगह का नाम लिखा हुआ है। तो निसार जो है ये प्रोजेक्ट है इसरो और NAAS का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। निसार ये नासा और इसरो का संक्षिप्त नाम है। कार्य यह अपने 3 वर्षीय मिशन के दौरान 12 दिनों में पृथ्वी की सतह का चक्कर लगाकर पृथ्वी की सतह, बर्फ की चादर, समुद्री बर्फ के दृश्यों का चित्रण करेगा। भारत आकार में है, तो भारत आकार में क्या है? विश्व में भारत आकार में 7वें सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में 10वें बड़े देश हैं और पहला आपका रूस है, दूसरा कनाडा, तीसरा संयुक्त राज्य अमेरिका है। इतना ही काफ़ी है आपके लिए। 79 देखिएगा, 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाई गई विकास व्यूह संरचना थी। तो वो है आपका कृषिगत विकास उन्मुख समृद्धि, औद्योगिक विकास उन्मुख समृद्धि, सेवा क्षेत्र का उन्मुख समृद्धि। ये सभी बिल्कुल 7वीं पंचवर्षीय योजना, जिसका कार्य 7वीं पंचवर्षीय योजना का 1985 से 1990 था, ये इसका सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 80 नंबर है। 15वीं EAS शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश के प्रधानमंत्री ने की? तो 15वीं EAS शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता वियतनाम के प्रधानमंत्री ने की। वियतनाम के प्रधानमंत्री विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने 15वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में PM मोदी की ओर से भारत का प्रतिनिधित्व किया और ये शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता वियतनाम के प्रधानमंत्री गुमेन जुआन फुक ने की थी। वियतनाम वर्ष 2020 के लिए आसियान का अध्यक्ष है। 81 है। पेले का संबंध किस खेल से है? पेले का संबंध फुटबॉल से है। इसका पूरा नाम है एडरसन आरंटिस डे नेस्यूमेंटो। जन्म इसका हुआ था 23 अक्टूबर, इसका पूरा नाम आपने देखा, जन्म 23 अक्टूबर को हुआ था, 1940 में मृत्यु हो गया और 29 दिसंबर 1922 को। देश ब्राज़ील का ये खेल है, ब्राज़ील के खिलाड़ी हैं, मतलब पेले जो हैं वो ब्राज़ील के खिलाड़ी हैं। ठीक है। कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा की बात करें तो कर्क रेखा जो है गुजरात, झारखंड, त्रिपुरा राज्यों से होकर यहाँ ऑप्शन में गुजरती है। ऑप्शन सी।
8 राज्य से गुजरती है। मिजोरम हो गया, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। रांची कर्क रेखा पर स्थित शहर है। वाटरमैन ऑफ इंडिया कहलाता है। तो वाटरमैन ऑफ इंडिया जो है वो राजेंद्र सिंह को कहा जाता है, राजेंद्र सिंह को। सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं। यह अहिंसक आंदोलन था जो कि 1973 में उत्तर प्रदेश के चामोली जिला उत्तराखंड में शुरू हुआ था और इस आंदोलन का नाम चिपको वृक्षों के आलिंगन के कारण पड़ा, क्योंकि आंदोलन के दौरान ग्रामीण द्वारा पेड़ों के गले लगे और वृक्षों काटने से बचाने के लिए उनके चारों ओर मानवीय घेरा बनाया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न आता है क्वेश्चन नंबर आपका 84 कि कौन सा मंत्रालय खेल पुरस्कार के सम्मान से जुड़ा है। तो युवा मामले और खेल मंत्रालय खेल पुरस्कार के सम्मान से जुड़ा है, ऑप्शन बी। गृह मंत्रालय पुरस्कार और पदक प्रदान करता है। भारत रत्न, पद्म पुरस्कार, जीवन रक्षा पदक, पुलिस पदक, कबीर पुरस्कार, सांप्रदायिक सद्भाव पुरस्कार, ये सभी गृह मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। 85 देखिएगा, उत्पादन संभावना परिधि के अंतर स्थित बिंदु है। साध्य होता है पर कुशल नहीं। उत्पादन संभावना परिधि के अंदर स्थित बिंदु साध्य होता है पर कुशल नहीं। 85 का आंसर आपका ए हो गया। 86 है, भारतवर्ष में जल यानी प्रदूषण निरोध और नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। तो ये 1974 में पारित किया गया था भारतवर्ष में जल अधिनियम। इसका गठन संविधिक रूप से जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण 1974 के अंतर्गत सितंबर 1974 में किया गया। अगला प्रश्न आता है 87, वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसने दी। तो वर्ग संघर्ष की अवधारणा कार्ल मार्क्स ने दी थी। जन्म हुआ था 5 मई 1818 को जर्मनी में। कार्ल मार्क्स हिगेल के विचारों से प्रभावित थे। मार्क्स के अनुसार विश्व अशांति एवं असंतोष के कारण गरीबों और अमीरों के मध्य का वर्ग संघर्ष ही है। पुस्तक इनकी है होली फैमिली, दास कैपिटल, द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, और इनकी मृत्यु जो है वो 1883 में हो गई थी। ये सारा सिद्धांत में आपको जो स्टडी नोट्स है उसमें किया गया है, इसीलिए आप लोग परेशान नहीं होइएगा कि ये छूट गया आपका। आप लोगों को निश्चिंत रहिए, कंप्लीट हो जाएगा। 55 और 555 के मध्य दोनों छोर के मानों को शामिल करते हुए कितनी संख्या है जो 5 से भाज्य होगी। तो 101 संख्या हो जाएगा। 55 में 55 माइनस कीजिए, 5 से डिवाइड करके 1 जोड़ दीजिए। कटी, जली एवं कच्ची सतहों पर कौन सी सूक्ष्मजीव पनपते हैं। तो ऐसे जगहों पर जो सूक्ष्मजीव पनपते हैं वो पनपते हैं आपके क्या बोलते हैं उसको, एस्टोफाइलोकोकाई। कटी, जली, कच्ची सतहों पर एस्टोफाइलोकोकाई सूक्ष्मजीव पनपते हैं। ठीक है, कच्चे चावल में बी सीरस यानी बैसिलस सीरस नामक बैक्टीरिया मौजूद होता है। ऐसे में अगर उन चावलों को कच्चा खाया जाए तो शरीर में फूड पॉइजनिंग की समस्या पैदा करते हैं। सैलोमोनेला बैक्टीरिया के ग्रुप का है जो आपकी आंतों को प्रभावित करता है, और क्लोस्ट्रेडियम बोटुलिनम एक जीवाणु है। 90 नंबर देखिएगा कि भारत के केंद्रीय सत्कर्ता आयोग का मुख्य कार्य क्या है। तो लोक सेवकों के विरुद्ध मामलों की जांच पड़ताल करता है आपका जो केंद्रीय सत्कर्ता अध्यक्ष होता है, सीवीसी, जिसको सीवीसी बोलते हैं। इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। संथानम समिति की सिफारिश पर सीवीसी की स्थापना हुई थी। सत्कर्ता के क्षेत्र में केंद्रीय सरकारी एजेंसी को सलाह मार्गदर्शन के लिए इसका स्थापना किया गया था। इसकी जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति द्वारा 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर होती है। अध्यक्ष प्रधानमंत्री खुद होते हैं। सदस्य लोकसभा में विपक्ष के नेता और केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। कार्यकाल 4 वर्ष या 65 वर्ष उम्र तक इनका होता है। हटाया जा सकता है राष्ट्रपति। केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त के अन्य आयुक्तों को उनके पद से निम्नलिखित में से किसी समय हटाया जा सकता है। केंद्र सरकार के निगाह में नैतिक चरित्रहीनता के आधार पर इसे अपराध दोषी पाया जाने पर भी इसे हटाया जा सकता है। अगला 91 नंबर देखिएगा कि अर्थशास्त्र को जिस अध्ययन के रूप में श्रेष्ठता परिभाषित किया है वह है। तो वह आपका किस प्रकार समाज अपने सीमित संसाधनों का प्रबंधन करे। अर्थशास्त्र को जिस अध्ययन के रूप में श्रेष्ठता परिभाषित किया गया है वह है किस प्रकार समाज को अपने सीमित साधनों का प्रबंधन करे। अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ को माना जाता है और इनकी पुस्तक 2 है द वेल्थ ऑफ नेशन 1776, इसमें इसको प्रकाशित किया गया।
92 नंबर है, जब आयोडीन घोल की कुछ बूंदों को चावल के पानी में मिलाया जाता है तो घोल नीला काला हो जाता है। यह इंगित करता है कि चावल के पानी में शामिल स्टार्च यानी मंड होते हैं। जब आयोडीन के घोल की कुछ बूंदों चावल के पानी के मिलाया जाता है तो घोल नीला काला हो जाता है और यह इंगित करता है कि चावल के पानी में यानी मंड शामिल है। अगला प्रश्न आता है क्वेश्चन नंबर आपका 93। तेल की पतली फिल्म से परिवर्तित श्वेत प्रकाश में रंग दिखाई देने का कारण है, तो वो है आपका व्यतिकरण। तेल की पतली फिल्म से परावर्तित श्वेत प्रकाश में रंग में दिखाई देने का कारण व्यतिकरण होता है। प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण जो होता है वो व्यतिकरण के सिद्धांत प्रकाश के तरंगों प्रकृति की पुष्टि करता है। थॉमस यंग ने सर्वप्रथम 1802 में प्रकाश के व्यतिकरण को प्रयोगात्मक रूप से दर्शाया। अगला प्रश्न है 94। कौन सा क्षेत्र सोबियम पोर्टल से संबंधित है? तो सोबियम पोर्टल से संबंधित है आपका शिक्षा से संबंधित पोर्टल है। शिक्षा नीति की 3 कार्डिनल सिद्धांतों अर्थात एसिस इक्वालिटी और क्वालिटी प्राप्त करने के लिए जो है भारत सरकार ने स्वैच्छिक स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पिरेसिंग माइंड्स ये जो है इसे जारी किया है पोर्टल को, जिसका उद्देश्य सभी के लिए सर्वोत्तम शिक्षण व्यवस्था उपलब्ध कराना जो शिक्षा से वंचित हैं उनके लिए। आमने सामने की अंतःक्रिया के संदर्भ में व्यवहार के अध्ययन को डैश कहा जाता है। तो आमने सामने अंतःक्रिया के संदर्भ में व्यवहार की जो है इसे सूक्ष्म समाजशास्त्र कहते हैं। आमने सामने अंतःक्रिया के संदर्भ में व्यवहार के अध्ययन को सूक्ष्म समाजशास्त्र कहा जाता है। देखिए समाजशास्त्र जो है वो 2 प्रकार के हैं, व्यक्ति समाजशास्त्र और समाजशास्त्र। आमने सामने की अंतःक्रिया सामाजिक व्यवस्थाओं का अध्ययन करना है और समाविष्टि समाजशास्त्र में बड़े समूह, संगठन और सामाजिक व्यवस्थाओं का अध्ययन करना है। ठीक है। एक दिन को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। वो दिन है आपका 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाते हैं। 4 जनवरी को लुइस ब्रेल दिवस, 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस और 4 दिसंबर को नौसेना दिवस, 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस। 97 नंबर है, पुरुष में चक्का डिस्कस का वजन होता है। चक्का डिस्कस का वजन 2.00 किलोग्राम होता है। प्राचीन ओलंपिक की एक स्पर्धा डिस्कस थ्रो में एक प्रतियोगी में एक भारी डिस्कस फेंकता है और इसे 708 ईस्वी में प्राचीन ग्रीक पेंटाथलॉन में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न आता है आपका क्वेश्चन नंबर 98। 2001 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या थी, तो जनसंख्या थी आपका 1029 मिलियन। 2001 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 227 मिलियन यानी 102.7 करोड़ था, जिसमें 742 मिलियन ग्रामीण और 285 मिलियन शहरी क्षेत्रों में रहते थे। 2001 को भारत की जनसंख्या 1 अरब 2 करोड़ 80 लाख अर्थात 1022 मिलियन थी। 20वीं शताब्दी के शुरुआत में भारत की आबादी करीब 23 करोड़ 84 लाख थी। अगला प्रश्न आता है आपका 99। क्वाड में कौन सा 4 देश सम्मिलित किए गए हैं? तो क्वाड में है जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए। ऑप्शन नंबर डी क्वाड, ये 4 देश इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका 100 एंड लास्ट प्रश्न। भारत के किस राज्य में कटी बिहू महोत्सव आयोजित किया जाता है? कटी बिहू भारत के असम राज्य में मनाया जाता है। असम का त्यौहार है अम्बुवाची जो कि पूर्व का महाकुंभ है। देहिंग पटकई, माजुली, वैसुंग ये सभी आपका असम का है। मिजोरम में मनाए जाने वाले त्यौहार चापचार कूट हैं। सिक्किम में मनाए जाने वाला त्यौहार सागा दावा पांग लहबशोल अंतर्राष्ट्रीय मूल महोत्सव है। अरुणाचल प्रदेश में मनाए जाने वाले त्यौहार लोसार, न्यूकोम, बॉरीबूट, लोक है। दोस्तों ये आपका प्रैक्टिस सेट यहाँ पे समाप्त हो गया है। उम्मीद करते हैं कि हमारा मेहनत आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।